नमस्कार, नेक्स्ट आइज के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज 27 मई की प्रमुख न्यूज के ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज पीआई के ऊपर है, पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स के ऊपर है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 पोर्टल की शुरुआत हुई है और ये आंकड़ा समर्थित साक्ष्य आधारित योजना से जमीनी स्तर पर शासन को बल प्रदान करने की तैयारी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन सचिव ने कहा कि पीएआई 2.0 के फ्रेमवर्क राष्ट्रीय मानकीकरण का मार्गदर्शन करेगा। पीएआई 2.0 समग्र ग्रामीण विकास की कुंजी है। पंचायतों की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सटीक आंकड़ा महत्वपूर्ण है, पंचायती राज सचिव ने कहा। पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसकी शुरुआत हुई है और इस अवसर पर पंचायती राज सचिव श्री विवेक भारद्वाज, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन सचिव श्री सौरभ गर्ग और पंचायती राज अपर सचिव श्री सुशील कुमार लोहानी और नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री राजीव कुमार सेन भी मौजूद थे। उद्घाटन के दौरान पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 पोर्टल की शुरुआत की गई है। आइए इसकी चर्चा आगे करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंचायती राज के सचिव बोलते हुए, सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीकरण, इन्हें 9 थीम में विभाजित करके पंचायतों के विकास का प्रयास चल रहा है। याद रखिएगा 9 थीम। केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाएं जो भी चल रही हैं, लेकिन विकास की गति सभी जगह समान नहीं है। यह भी चिंताजनक है कि सत्यापित आंकड़ों के आधार पर पंचायतों के विकास को परखने के लिए जब पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी पीएआई 1.0 जारी किया था तो पाया कि देश की कोई पंचायत ए श्रेणी में स्थान नहीं बना सकी। अब इंडेक्स के दूसरे चरण की कुछ सुधारों के साथ तैयार कराया जाना है। डेटा गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के साथ संबंधित डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय पोर्टलों के ऑटोमेटिक एकीकरण की व्यवस्था बनाई गई है ताकि खामियों को चिन्हित कर लक्षित विकास की रूपरेखा बनाई जा सके। वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें के लिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स तैयार करने की प्रक्रिया का शुभारंभ सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में किया गया है। इसमें शामिल होने के लिए 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 250 से अधिक प्रतिभागी, संबंधित मंत्रालयों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और पंचायती राज मंत्रालय के इस कार्यक्रम में नीति आयोग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और पीरामल फाउंडेशन भी सहभागी रहे हैं। और कार्यशाला में प्रतिभागियों को बताया गया कि पंचायतों को विकास का सटीक एनालिसिस यानी विश्लेषण करने के लिए संकेतकों की संख्या पहले संस्करण में रहे 516 इंडिकेटर्स यानी संकेतकों से घटा करके पीएआई 2.0 में 147 में समायोजित कर दी गई है। और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ विभागों के राष्ट्रीय पोर्टलों के आंकड़े ऑटोमेटिक और डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे। इसके आधार पर यह चिन्हित करना आसान होगा कि कौन सी पंचायत सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की 9 थीमों की बात कर रहे हैं। आइए उसकी चर्चा करते हैं एक-एक करके। आप देख सकते हैं ये 9 थीम। पहला है पावर्टी फ्री एनहांसमेंट लाइवलीहुड पंचायत यानी गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका पंचायत। दूसरा है आपका हेल्दी पंचायत यानी स्वस्थ पंचायत। और तीसरे की अगर हम बात करें तो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत यानी बाल अनुकूल पंचायत। और चौथे की बात करें तो वाटर सफिशिएंट पंचायत यानी पर्याप्त जल पंचायत। और पांचवा है जो थीम वो है क्लीन एंड ग्रीन पंचायत यानी स्वच्छ और हरित पंचायत। और छठवां है आपका पंचायत विथ सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत। और सातवां है आपका सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत यानी सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत। आठवां है आपका पंचायत विथ गुड गवर्नेंस यानी सुशासन वाली पंचायत। और नौवां जो कि लास्ट थीम वुमेन फ्रेंडली पंचायत यानी महिला अनुकूल पंचायत में से किसमें आगे और किसमें पीछे है उसे देखकर पंचायत विकास योजना तैयार की जा सकेगी। और कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि पीएआई पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स केवल डेटा कलेक्शन का माध्यम नहीं है बल्कि ये पारदर्शी, जवाबदेह और प्रदर्शन आधारित पंचायत त्रिस्तरीय शासन को संस्थागत बनाने का एक सिस्टम यानी तंत्र है। तो कुल मिला के इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज़ को द हिंदू ने कवर किया था और ये
इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सीआरपीएफ ऑफिशियल हेल्ड फॉर शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में सीआरपीएफ जवान गिरफ्तार हुआ है और वर्ष 2023 से पाकिस्तान के अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी कर रहा था ये साझा। याद रखिएगा, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या आंतरिक सुरक्षा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, तो उनमें से एक चुनौती ये भी है कि जानकारी को लीक करना, जासूसी करना। और 21 मई को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और 6 जून तक एनआईए की हिरासत में इसको भेज दिया गया है। देखिए, एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सीआरपीएफ के एक जवान को पाकिस्तान के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया और अधिकारियों ने बताया कि आरोपित मोतीराम जाट जासूसी गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल था और वर्ष 2023 से पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा कर रहा था। और अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ में सहायक उप निरीक्षक मोतीराम जाट विभिन्न माध्यमों से पीआईओ से धन प्राप्त कर रहा था और एनआईए ने उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया और इस बीच सीआरपीएफ ने कहा कि उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सीआरपीएफ द्वारा जारी बयान के अनुसार केंद्रीय एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन में सीआरपीएफ द्वारा उसकी इंटरनेट मीडिया गतिविधि में की बारीकी और से निगरानी के दौरान मोतीराम जांच के दायरे में पाया गया कि उसने स्थापित मानदंडों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए काम किया है। उसे आगे की जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया गया है। साथ ही सीआरपीएफ के रूल्स यानी नियमों के अनुसार भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रोविजंस यानी संविधानों के अंतर्गत उसे 21 मई की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और मोतीराम को यहाँ एक विशेष अदालत में प्रस्तुत किया गया जिसने कि उसे 6 जून तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। तो ये आंतरिक सुरक्षा के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती उभर के आ रही है, इसलिए इसकी चर्चा करना जरूरी है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण ने कवर किया था और ये न्यूज ये है कि अब पंचायत स्तर पर मिलेगा मौसम का सटीक अनुमान। और सटीक अनुमान यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री जो जितेंद्र सिंह ने, आप देख सकते हैं इस इमेज में, उसका उद्घाटन किया। तो ये आपका जीएस पेपर 3 के अंतर्गत ये न्यूज शामिल होगी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान और राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोमवार को चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए आईआईटीएम पुणे द्वारा विकसित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया और इस स्वदेशी प्रणाली से 6 किलोमीटर के दायरे में यानी पंचायती स्तर पर मौसम का सटीक पूर्वानुमान हो सकेगा, जो पहले 12 किलोमीटर तक था। आईएमडी ने देश की अर्थव्यवस्था को चौथे स्थान पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आईएमडी ने संभावित नुकसान को रोककर और लाभ को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया है। और मौसम विभाग का दावा है कि इस नई पूर्वानुमान प्रणाली से मौसम की सटीक और त्वरित भविष्यवाणी संभव होगी, विशेष करके अचानक आंधी, तूफान और वर्षा के मामलों में। और विभाग का कहना है कि अगले 2-4 वर्षों में इस प्रणाली की क्षमता को 4 किलोमीटर की सटीकता तक लाया जाएगा। आईआईटीएम के निदेशक सूर्यचंद्र राव ने बताया कि पूर्व की प्रणाली में मॉडल चलाने में 12-13 घंटे लगते थे, जबकि भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने इसे घटाकर 3 से 4 घंटे कर दिया है। और इस प्रणाली का रेजोल्यूशन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 6 किलोमीटर और ध्रुवों पर 7 से 8 किलोमीटर है। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि भारत इस क्षेत्र में 6 किलोमीटर की क्षमता वाला पहला देश है। याद रखिएगा, जब भी कोई पहला भारत की उपलब्धि होती है तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इस तकनीकी से सेना, नेवी और एनडीआरएफ सभी को फायदा पहुंचेगा। अब अगले 10 दिनों के मौसम की भविष्यवाणी और चेतावनियां जान सकते हैं। और प्री मानसून पूर्वानुमान रहा है चुनौतीपूर्ण, इसके ऊपर भी पूरा है। और इसमें है क्या कि आईएमडी के अनुसार पूरे वर्ष की सटीकता दर अप्रैल तक 94% रही है, जबकि 2024 में 91% थी और 2025 में सर्दियों की सटीकता दर 97% रही है, ध्यान रखिएगा। और प्री मानसून में सटीकता दर गिर करके 92% हो गई, जो अप्रैल में महज 87% रही। मई में हुई आंधी वर्षा कनेक्टिविटी रेंज थी, जो उच्च तापमान और नमी के कारण होती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को दैनिक जागरण ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि यूट्यूब देखकर शेयर बाजार में ना करें निवेश, और ये सेबी ने सतर्क किया है। और सेबी ने कहा कि यूट्यूब और इंटरनेट मीडिया पर वीडियो देख करके शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करना महंगा साबित हो सकता है। इन दिनों बड़े पैमाने पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो डाले जा रहे हैं और सेबी के मुताबिक अब तक इस प्रकार के 70,000 फर्जी वीडियो, ध्यान रखिएगा 70,000 को बंद किया जा चुका है और हर महीने 5,000 वीडियो की जांच
की जा रही है और गलत पाए जाने पर उन्हें डिलीट किया जा रहा है। गूगल और मेटा को भी सेबी ने इस संबंध में पत्र लिखा है और इस प्रकार के फर्जी वीडियो की जांच व निगरानी के लिए सेबी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहा है। पंजीकृत ब्रोकर्स के नाम पर फर्जी वीडियो चला करके निवेशकों को गुमराह किया जाता है और वो निवेशक उनकी बात में आकर के फंस जाते हैं। सेबी का पूरा डिपार्टमेंट इस प्रकार के वीडियो को सुनता है और उन्हें एआई पर डालकर उसकी सत्यता की जांच करता है, फिर उन्हें आगे की कार्रवाई करता है। ब्रोकर्स सेबी के रूल्स का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए भी एआई का प्रयोग हो रहा है। एआई की सहायता से सेबी को मिलने वाले डेटा से फ्रॉड या संदिग्ध गतिविधियों का अलर्ट जारी हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि यूपीएससी इस तरह की चीजों पर फोकस करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। 140 करोड़ भारतीय एक विकसित भारत के निर्माण में एकजुट हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे देश की प्रगति के लिए हम जो कुछ भी चाहिए वह यही है, भारत में ही बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 11 वर्षों में जनजातीय समाज के विकास के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, यह हम भारतीयों के मूल्यों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं इस इमेज पर, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है और देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारतीयों में ही बनाएं, ये आज समय की मांग है। श्री मोदी ने कहा, 140 करोड़ भारतीय एक विकसित भारत के निर्माण में एकजुट हैं। उन्होंने भारत के भीतर आवश्यक वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता समय की मांग है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक निर्माण क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी घरेलू उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों में ही लगातार वृद्धि हो रही। भारत अब स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, खिलौने, रक्षा उपकरण, दवाओं सहित कई तरह के उत्पादों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत न केवल रेल, मेट्रो तकनीकी का विनिर्माण कर रहा है बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इस प्रगति का प्रमुख उदाहरण दाहोद, जहां हजारों करोड़ रुपए की प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया गया है, उसको बताते हुए श्री मोदी ने दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में अंडरलाइन यानी रेखांकित किया। उन्होंने 3 वर्ष पूर्व इसकी आधारशिला रखने को याद किया। गर्वपूर्वक कहा कि अब पहला इलेक्ट्रिक और लोकोमोटिव सफलतापूर्वक विनिर्मित किया गया है। उन्होंने लोकोमोटिव को झंडी दिखा कर रवाना किया, जो गुजरात और पूरे देश के लिए गौरव का क्षण था। इसके अतिरिक्त उन्होंने घोषणा की कि गुजरात ने अपने रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। उन्होंने इसे एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताया है और इसके लिए गुजरात के लोगों को बधाई दी। अगर बात करें इसके बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि की, तो कनेक्टिविटी बढ़ाने और विश्व स्तरीय यात्रा अवसंरचना के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव निर्माण प्लांट का उद्घाटन किया और यह प्लांट घरेलू उद्देश्यों के एक्सपोर्ट के लिए 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन करेगा। उन्होंने प्लांट यानी संयंत्र से विनिर्मित पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को झंडी दिखाई। लोकोमोटिव भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। ये लोकोमोटिव रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम्स को सुसज्जित होंगे और इन्हें ऊर्जा उपभोग को कम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देता है। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने दाहोद में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और इन प्रोजेक्ट में रेल प्रोजेक्ट, गुजरात सरकार की विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड और दाहोद स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। तो साथियों, आज के चोरी अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम्स हिंदी के साथ। धन्यवाद।